What is radioactive decay? Describe the emissions of alpha, beta, and gamma decay, giving two nuclear equations for each type of decay. ये जो क्वेश्चंस है लॉन्ग के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। कुछ इसके पार्ट्स बन के आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव डिके होता क्या है? रेडियो एक्टिव डिके इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बाय विच an unstable atomic nucleus loses energy by emitting alpha, beta, and or gamma radiation to become more stable. तो तीन तरह की रेडिएशन निकलती हैं रेडियो एक्टिव डिके में, अल्फा, बीटा और गामा। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, अगर इन ये इक्वल्स हैं, अगर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन हैं, तो वो एटम स्टेबल होता है। और अगर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन का रेशो ज़्यादा चेंज हो जाए, जैसे पीरियोडिक टेबल में शुरू के एलिमेंट्स जो हैं 1 से लेकर ऑलमोस्ट 80 तक जो हैं प्रोटॉन टू, वो स्टेबल हैं, उनका रेशो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन जैसे ही किसी एटम में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से काफ़ी ज़्यादा हो जाएं या प्रोटॉन न्यूट्रॉन से चेंज हो जाए, ज़्यादा हो जाएं, तो उस वक्त जो है वो न्यूक्लियस पर ये प्रोटॉन्स दबाव डालते हैं और जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में आ जाता है। फिर ये तीन तरह के रेडिएशन इमिट करता है, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस। उसके बाद रेडिएशन के बाद वो उसकी एनर्जी दोबारा डाउन हो जाती है और वो स्टेबल हो जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम बलून में हवा भरते जाएँ तो बलून एक्सपेंड होता जाएगा और जितना ज़्यादा बलून एक्सपेंड होगा उसकी वॉल्स पे ज़्यादा प्रेशर आता जाएगा। और ये किस वजह से होगा? क्योंकि इनसाइड द बलून जो है वो पार्टिकल्स ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अनस्टेबिलिटी की। अगर हम देखें कि एक बिल्डिंग्स जो है वो 4 पिलर्स पर मुश्तमिल है, अगर एक पिलर भी उसका वीक होगा तो चांसेस हैं कि वो बिल्डिंग गिरने के चांसेस हैं, मतलब वो उसको इफ़ेक्ट करेगी। तो रेडियो एक्टिविटी भी उसके न्यूक्लियस, किसी एटम्स का न्यूक्लियस जब अनस्टेबल हो जाता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है और रेडिएशन इमिट करने के बाद वो वापस स्टेबल हो जाता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अल्फा डिके। अल्फा डिके में, इन अल्फा डिके एन एटम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल्स हीलियम। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होते हैं। टू बिकम स्टेबल, अल्फा रेज इमिट करते हैं, द मास नंबर डिक्रीज बाय 4 एंड द एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। अल्फा डिके जो है, पहली बात तो ये है कि अल्फा डिके हैवी न्यूक्लियस में होता है, जस्ट लाइक यूरेनियम में अल्फा डिके होगा। अल्फा डिके जो हैवी न्यूक्लियस में से होता है, और अगर अल्फा किसी एटम से डिके होता है तो वो उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज करता है 2 से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिक्रीज करता है 2 से। तो ओवरऑल एटॉमिक मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है 4 से। ये इसकी जर्नल इक्वेशन है। जेड यहाँ एटॉमिक नंबर है और ए एटॉमिक मास है। अगर आप देखें ये एक्स जो है ये पेरेंट्स न्यूक्लियोइड हैं, और जब ये ट्रांसम्यूटेशन हो गई, इसमें डिके हो गया, तो ये वाई डॉटर न्यूक्लियाई बना और इसमें जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया और एटॉमिक मास जो है वो 4 से कम हो गया। यहाँ पे ये आपको अल्फा रेज का पार्टिकल्स मिला। तो इसमें देखें यहाँ पे अल्फ़ा डिके, ये हमारे पास अल्फ़ा पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट्स न्यूक्लियस है, और इसके जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो 100 हैं और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 80 है। ये मैंने कोई रफली लिए हैं एक्सप्लेन करने के लिए। जब इसमें यहाँ से अल्फ़ा डिके होगा, अल्फ़ा पार्टिकल डिके होगा, तो वो इस न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को लेके जाएगा। उसकी वजह से ओवरऑल एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की सम होता है, तो 4 एटॉमिक मास इसका कम हो जाएगा। तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो कहलाएगा डॉटर न्यूक्लियस। अब इसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो 2 टाइम्स डिक्रीज़ हो गए और न्यूट्रॉन भी 2 टाइम्स डिक्रीज़ हो गए। तो ओवरऑल जो एटॉमिक मास जो है वो इसका 4 टाइम डिक्रीज़ हुआ। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा डिके में किसी भी न्यूक्लियस से एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ होता है 2 टाइम्स, और जो है एटॉमिक मास डिक्रीज़ हो जाता है उससे 4 सी। अब हम इसकी 2 इक्वेशंस लिखने के लिए आती है आपको एग्ज़ाम में। तो एक इक्वेशन है यूरेनियम से थोरियम बना और हीलियम पार्टिकल निकला। यहाँ पे आप देख सकते हैं 92 एटॉमिक नंबर जो है वो 90 हो गया और 230
8 जो है वो एटॉमिक मास 4 उससे डिक्रीज होके 234 हो गया। इसी तरह रेडियम से जब अल्फा पार्टिकल की इमिशन होगी तो नया बनने वाला पार्टिकल रेडॉन होगा। एटॉमिक नंबर 88 था, 86 हो गया, और 226 यहाँ से एटॉमिक मास 4 डिक्रीज हुआ है, वही 4 जो है हीलियम के एटॉमिक मास में ऐड हो गया। इसके बाद एक और चीज़ आप देखें, यहाँ जो है इनका लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बराबर होने चाहिए। यहाँ 88 है, 86 प्लस 2 88, 226 है। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करेगा। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। इसके बाद है बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, इन बीटा डीके अ न्यूट्रॉन changes into a proton and a beta particle electron is emitted. The mass number remains unchanged while the atomic number is increased by 1. बीटा पार्टिकल्स में क्या होता है, किसी भी एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। मान लें किसी न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, फिर 7 प्रोटॉन हो जाएंगे और 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी बनेगा जो उससे निकल जाता है न्यूक्लियस से। तो इसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास है एक्स एटॉमिक मास ए और ये जेड। यहाँ आप एटॉमिक नंबर देखें, जेड में +1 हुआ है, +1 हुआ है क्योंकि वहाँ पे ये बीटा माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही इसमें इमिशंस होती है बीटा डिके, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 1। यहाँ पे आप देख लिए ट्राइटियम है, ट्राइटियम में से जब बीटा डिके हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इमिट हुआ, तो ये हीलियम बन गया, हीलियम का आइसोटोप बन गया। यहाँ पे देखें एटॉमिक नंबर 1 था, 2 हो गया। एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक मास चेंज नहीं होता। इसी तरह कार्बन में जब बीटा डिके हुआ तो कार्बन से वो 6 प्रोटॉन थे, 7 प्रोटॉन हो गए, तो उसका न्यूक्लियस चेंज हो गया। न्यूक्लियर डिके में जो है ये पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस सेम भी होते हैं और चेंज भी हो जाते हैं। जैसे इस केस में जो है कार्बन था वो चेंज होके नाइट्रोजन बन गया, नाइट्रोजन बन गया। इसके बाद जो है गामा decay in gamma decay an excited nucleus releases energy in the form of gamma radiation. There is no change in mass number or atomic number. ये जो आप मास नंबर और एटॉमिक नंबर जर्नल इक्वेशन इसकी है, गामा डिके में ना मास नंबर चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है, बस एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है और रेडिएशन इमिट करता है, गामा रेडिएशन, फिर वो डी एक्साइट हो जाता है। यहाँ पे स्टेगर शो कर रहा है कि ये एक्साइटेड स्टेट में था, फिर ये डी एक्साइटेड हुआ, इसने गामा रेडिएशन इमिट की और ये स्टेबल हो गया। इसमें जो है वो पेरेंट्स और डॉटर न्यूक्लियाई सेम है, वो चेंज नहीं हुई। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास कोबाल्ट जो है ये एक्साइटेड था, तो कोबाल्ट ने गामा रेज इमिट की, स्टेबल हो गया। इसी तरह टेक्टेनियम जो है ये एक्साइटेड था, इसने गामा रेज इमिट की, ये स्टेबल हो गया। तो ये आपने अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ ही लिखनी है। और इस जो पीडीएफ इसके जो पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद ये तो लॉन्ग का सवाल हो गया। मैंने कहा था कि इसमें शॉर्ट में भी पूछा जाता है, तो शॉर्ट में कोई एक इक्वेशन पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे देखें, रेडियम 226 से अंडरगोज अल्फ़ा डिके। हमें बताना होगा कि अल्फ़ा डिके के बाद नया जो है डॉटर न्यूक्लियर कौन सा होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अल्फ़ा डिके यूजिंग अ बैलेंस्ड न्यूक्लियर इक्वेशंस एंड डिस्क्राइब द रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियर। अगर रेडियम से अल्फ़ा डिके होगा तो नया बनने वाला डॉटर न्यूक्लियाइड क्या होगा। तो व्हेन रेडियम undergoes alpha decay, it nucleus emits an alpha particles. अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा विच इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन। एक बात और याद रखें यहाँ पे, जो अल्फा रेडिएशन है वो डबल आयनाइज है। हीलियम जो है उसमें 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2
न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन ये अल्फ़ा रेज़ जो है वो आयनाइज़ फ़ॉर्म में होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जस्ट 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में। इस वजह से इस पे अल्फ़ा +2 चार्ज आता है। बैलेंस न्यूक्लियर इक्वेशंस आप लिखेंगे यहाँ पे, थोरियम जो है रेडॉन में कन्वर्ट हो गया और हीलियम पार्टिकल निकला, तो हम यहाँ पे जस्ट आंसर लिख देंगे, द डॉटर न्यूक्लियोटाइड फॉर्म इज़ रेडॉन।